भोला सबसे छोटा भाई था और उसका मानसिक संतुलन ठीक न होने के कारण माँ के पास ही रहता और उसकी बहुत सेवा करता। एक दिन भाइयों ने माँ से कहा कि संपत्ति के हिस्सा कर दो, अब तुम्हारी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। ये सुनकर माँ को बहुत दुख हुआ और जब पंचायत में संपत्ति का फैसला होने लगा तो भोला ने कहा, मुझे बस माँ दे दो, मुझे कोई ज़मीन जायदाद नहीं चाहिए। और वो सब कुछ देकर माँ को ले गया तो भाई हंसने लगे कि चलो पागल, माँ को भी ले गया, दोनों से जान छूटी। फिर जैसे ही वो घर लौटे तो सामने गाड़ियों में, माँ मैं अब इस घर में बिल्कुल भी नहीं रहना चाहता। मैं चाहता हूँ शहर चला जाऊँ और अपनी ज़िंदगी वहीं पर सेट करूँ। मैं अपनी पत्नी और अपने बच्चों को इस वातावरण में नहीं रखना चाहता। प्रदीप ने अपनी माँ से थोड़ा कठोर स्वर में बात की तो आशा उसका चेहरा देखती रह गई। कहने लगी, बेटा तू चला जा, मैंने कौन सा रोका है। लेकिन जो इंसान की मिट्टी होती है, जहाँ पर उसकी जड़ें होती हैं, वो जगह इंसान के लिए बहुत ख़ास होती है, सबसे प्यारी होती है। उसे कभी मत भूलना। पता नहीं तुम लोगों पर कौन सा रंग चढ़ गया है कि अपनी ज़मीन से ही इतनी नफरत करने लगे हो। अपने किसान पिता का काम तुम्हें छोटा लगता है। मुझे भी अकेला छोड़कर जाने के लिए तैयार हो। मगर प्रदीप ने माँ की बात अनसुनी कर दी। कहने लगा, आज का दौर माँ बहुत बदल गया है। हर कोई जीवन में आगे बढ़ना चाहता है। वो चाहता है कि अपनी पत्नी बच्चों को हर तरह की सुख सुविधा दे, किसी प्रकार की कोई कमी ना रहे। समय के साथ चलो माँ। बेटा ये काम तो यहाँ रहकर भी किया जा सकता है। जो चाहो अपने बच्चों को लाकर दे दो, लेकिन अपने पिताजी की ज़मीन छोड़कर ना जाओ। तुम जाओगे तो रोहित और अनिल भी जाने को कहेंगे। मेरा तुम लोगों के सिवा है ही कौन। तुम भी ये बात अच्छी तरह जानते हो, फिर भी ऐसी बातें कर रहे हो। मगर प्रदीप माँ की बात सुनकर बिफर गया। कहने लगा, कैसी माँ हो, ज़रा भी अपनी संतान की खुशी का ख्याल नहीं है। चाहती ही नहीं हो कि बेटा तरक्की करे, ज़िंदगी में आगे बढ़े और दुनिया के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए तैयार हो। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, मगर तुम अभी तक इन्हीं खेत खलियानों में खोई हुई हो और चाहती हो कि बच्चे भी वैसे ही हल लेकर ज़मीन पर चलाएं और खेती बाड़ी करें जैसे पिताजी ने पूरी ज़िंदगी की थी। और फिर हमारी पत्नी और हमारे बच्चे भी तुम्हारी तरह एक कोठरी में ही जीवन गुजार दें। ज़रा दिमाग को खोलो, अपने दिल में उमंगें बढ़ाओ और बेटों को खुलकर जीने का अवसर दो, न कि उनके पैरों में बेड़ियां डालकर उन्हें कैद करके रखो। प्रदीप की बातें सुनकर माँ को बहुत दुख हुआ, आंखों से आंसू बहने लगे। तो चुपचाप उठकर किचन में चली गई और हांडी में चम्मच हिलाने लगी। प्रदीप का मनपसंद हलवा बना रही थी। वो बहुत शौक से ये हलवा खाया करता था, मगर अब माँ से इतने कठोर स्वर में बात करने के बाद ना जाने हलवे का स्वाद कैसा रहा होगा। हलवा थाली में डाला और गरम गरम लाकर प्रदीप के सामने रख दिया। प्रदीप सारी बहस भूलकर हलवा खाने लगा। माँ खुश हो गई थी, समझ गई थी कि ये लोग अभी बस रास्ते से भटक गए हैं, मगर इन्हें समझाया तो अभी भी ये समझ सकते हैं। थोड़ी देर में ही भोला आ गया, जिसके बारे में ये सबको पता था कि उसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। माँ के चेहरे पर नज़र पड़ते ही परेशान हो गया। क्या बात है माँ, तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ है? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? जल्दी से माँ के पैर दबाने लगा और उसके पैरों में ही लगकर बैठ गया। माँ ने प्यार से भोला के सर पर हाथ फेरा। कहने लगी, नहीं मेरा बच्चा, मेरी तबीयत ठीक है। तू बता कैसा है, हलवा खाएगा? लाओ तेरे लिए। भोला बोला, हलवा तो खाऊंगा, लेकिन मुझे तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लगती। तुम आराम करो, मैं खुद निकाल कर खा लूँगा। और ये देखो, मैं तुम्हारे लिए सूखी लकड़ियाँ लेकर आया हूँ। कल मैंने देखा था तुमको धुएं में खांसते हुए। आज ये लकड़ियाँ जलाना तो खांसी नहीं आएगी। सूखी लकड़ी में धुआं बहुत कम होता है। अब से चूल्हा मैं जला दिया करूँगा। अब भाभियाँ तो इस घर में आकर काम करेंगी नहीं, इसलिए मैं ही सारे काम कर दिया करूँगा। बस आप अपना ख्याल रखना। भोला की बात सुनकर माँ की आंखें भर आई थीं। एक यही बेटा था जो इतना ख्याल रखता था। पूरे गांव में प्रसिद्ध था कि भोला पागल है, मगर उसे अपनी माँ के दुख और पीड़ा का एहसास बाकी भाइयों से भी ज़्यादा था। दूसरे बेटे भी माँ से इतना ही प्यार किया करते थे, मगर पत्नियों के आते ही उनके रंग बदल गए थे। वो अब शहर में रहना चाहते थे और इस खेती के काम और इस गांव से जान छुड़ाना चाहते थे। माँ ने भोला को हलवा ला कर दिया तो वह हलवा खाने लग गया, जबकि आशा दूसरे बेटों के बारे में सोचने लगी। ना जाने जिंदगी आगे जाके कौन से रंग दिखाने वाली थी। थोड़ी देर बाद प्रदीप एक बार फिर से आशा के सर पर आकर खड़ा हुआ। माँ, करिश्मा का फ़ोन आया है, मैं शहर जा रहा हूँ। मेरे छोटे बेटे को चोट लग गई है। एक तो मेरी ज़िंदगी नरक हो गई है, बिजनेस के पैसे नहीं हैं कि शहर में ही अपना कोई काम सेट कर लूँ। नौकरी मुझे कोई मिलती नहीं है। करिश्मा बच्चों के साथ यहाँ पर रहने के लिए तैयार नहीं है और मैं उन्हें यहाँ रखूँ भी कैसे?
ऐसी धूल मिट्टी में करिश्मा को रहने की आदत नहीं है। खेती बाड़ी के चक्कर में मैं तो पागल हो गया हूँ। कुछ समझ में नहीं आता क्या करूँ। रोज घर से शहर, शहर से घर, बंजारों की तरफ भटकता फिर रहा हूँ। कहीं एक पल का सुकून नहीं है। वो बड़बड़ाता हुआ घर से बाहर निकल गया, जबकि माँ ने दूर से जाते हुए प्रदीप को आशीर्वाद दिया और उसके खुश और सुरक्षित रहने की प्रार्थना करने लगी। आशा को अपने पोता पोती कितने प्यारे थे, कितने अरमान थे दिल में कि अपने पोता पोतियों को खिलाएगी, उन्हें गोद में लेगी, प्यार करेगी। मगर सारे अरमान अधूरे रह गए थे। आशा ने बहुत कोशिश की थी घर में चल रहे सारे झगड़े को रोकने की, मगर वो उन्हें नहीं रोक पाई। दूसरे दोनों बेटे भी प्रदीप की ओर हो गए थे और सब अपना अपना हिस्सा मांगने लगे थे। आशा कितना चाहती थी कि परिवार के टुकड़े न हो, सब भाई मिलजुल कर रहें। भले ही उसकी आंखें बंद होने के बाद सब अलग हो जाएं, मगर वो सब तो पहले ही अपना अपना हिस्सा मांगने लगे थे। बुझे दिल के साथ आशा ने संपत्ति का बंटवारा करने को कह दिया था। उसने कहा उसे कोई आपत्ति नहीं है, जो पंचायत फैसला करेगी उसे स्वीकार होगा। वो कागज पर हस्ताक्षर कर देगी। प्रदीप ने खुशी खुशी पंचायत को बुलवा लिया था, मगर भोला ने वहां पर सबको हैरान कर दिया था। भोला ने कहा कि मुझे बस माँ चाहिए, माँ के सिवा कुछ भी नहीं चाहिए। सारी जमीन, सारी जायदाद भाइयों को ही दे दी जाए। भोला ने जब ये बात कही तो सारे लोगों को जैसे सांप सूंघ गया। पंचायत के लोग हैरान हो गए, कहने लगे भोला बेटा, ये क्या कह रहे हो? क्यों अपनी जिंदगी खराब कर रहे हो? माँ तो सबकी होती है ना, इनकी भी है, वो तो तुम्हारी भी रहेगी। क्यों अपने हिस्से की जमीन भी इनको दे देना चाहते हो? और माँ के आशीर्वाद पर भी सभी बच्चों का समान अधिकार होता है। कोई एक ऐसे माँ को अपने पास नहीं रख सकता। मगर भोला ने उनकी एक ना सुनी। कहने लगा माँ तो बस मेरी है और मेरे भाइयों को भी मेरी बात स्वीकार होगी। मुझे कागज़ पर लिख कर दें कि आज के बाद इनका मेरी माँ के साथ कोई संबंध नहीं होगा। न वो मेरी माँ को माँ कहकर बुलाएंगे, न ही उससे मिलने आएंगे, न कभी अपनी माँ पर अपना अधिकार जताएंगे। भोला की बात सुनकर सब लोग और भी हैरान हो गए। भला माँ भी बांटी जा सकती है या किसी से छीनी जा सकती है? सबको विश्वास हो गया था कि भोला का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, वो सच में पागल है। पंचायत के लोग और बाकी सब मिलकर उसे समझाने लगे, मगर उसके कान पर जू तक न रेंगी। सबको लग रहा था कि बाकी भाइयों के साथ अन्याय हो रहा है, माँ से मिलने तक का अधिकार नहीं दिया जा रहा। इसलिए इस बारे में उनसे भी पूछा गया तो वो एक पल में तैयार हो गए। माँ के बदले जमीन उन्हें स्वीकार था। गांव के लोग ऐसा नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने भोला को एक और ले जाकर एक बार फिर समझाना शुरू कर दिया, क्योंकि कागज पर हस्ताक्षर करने का समय हो गया था। अगर भोला एक बार हस्ताक्षर कर देता तो फिर वो लोग भी कुछ न कर पाते। वो सभी जानते थे कि वो इतना तेज दिमाग का नहीं है। वो नहीं जानता कि वो अपना कितना बड़ा नुकसान कर रहा है। मगर भोला तो जैसे अड़ ही गया था। उसने वही रट लगा ली थी। थक हार कर सबने उसकी बात को मान लिया। सारी जमीन और जायदाद भाइयों के नाम कर दी गई थी। आशा खुद पंचायत में नहीं आई थी, क्योंकि वो अपनी जमीन को बंटते हुए नहीं देख सकती थी। पति के साथ मिलकर बराबर की मेहनत की थी। दिन रात के परिश्रम के बाद जाकर ये जमीन बनाई थी। बच्चों का बचपन तक देखना नसीब नहीं हुआ था, और अब जब ये जमीन बट रही थी तो उसके दिल में एक अजीब ही दुख हो रहा था। गांव में ये बात फैल गई कि उस भोला ने जमीन के बदले माँ को लिया है। सब उस पागल पर हंस रहे थे। आशा ने भी ये बात सुन ली। जब भोला ने माँ को सारी जमीन जायदाद के बदले अपने लिए लिया और कागज पर हस्ताक्षर करके घर लौटा तो घर जैसे ही घर आया, आशा ने उसे देखते ही चप्पल उतारकर उसकी ओर उछाल दी। कहने लगी, तुमने क्या कर दिया भोला? सारी जमीन अपने भाइयों के नाम कर दी। क्या तुम्हें जरा भी अकल नहीं है? ये कैसा फैसला कर लिया तुमने? अपने पिता की सारी मेहनत उनके हवाले कर दी। उनके पास तो पहले ही सब कुछ था और तुमने उन्हें और जमीन अमीर कर दिया। भोला सर झुकाए माँ के करीब आकर बोला, माँ मैंने ये सब इसलिए किया कि आप हमेशा उनके कारण परेशान रहती थीं, रातों को जागती थीं, कभी रोहित भैया की चिंता करती थीं, कभी प्रदीप भैया की, तो कभी अनिल भैया के बच्चों के लिए रो पड़ती थीं। अब आपको किसी की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। मैंने आपकी परेशानियां ख़त्म कर दी हैं। अब हम दोनों खुशी खुशी रहेंगे। हम दोनों के लिए छोटा सा घर ही काफ़ी है। आशा ने भोला को अपने सीने से लगा लिया। आंखों से आंसू बहने लगे। दिल में एक तरह के सुकून का एहसास हुआ कि उसका बेटा सिर्फ उसी के लिए जीता है। मगर दूसरी ओर दुख भी था कि उसके बेटे ने अपना जीवन खुद ही कठिन कर लिया। माँ के दिल में चुभन सी होने लगी कि भोला ने शायद ये अच्छा नहीं किया, मगर फिर भी उसने उसे आशीर्वाद दिया। दूसरी ओर बाकी भाई अपनी ज़मीन के पेपर्स लेकर खुशी खुशी अपने अपने घरों को चले गए
और शहर जाकर अपने अपने बिजनेस करने लगे। रोहित ने मोबाइल की बड़ी सी दुकान खोल ली, प्रदीप ने कार शोरूम में नौकरी कर ली और अनिल ने छोटा मोटा बिजनेस शुरू कर दिया। शुरू शुरू में सब कुछ ठीक चलता रहा, मगर धीरे धीरे उनके घरों में लड़ाइयाँ और झगड़े बढ़ने लगे। काम में नुकसान हुआ तो एक दूसरे को बुरा भला कहने लगे, जबकि इधर गांव में भोला अपनी माँ के साथ रहने लगा। दिन में माँ के हिस्से के खेतों पर चला जाता और शाम को घर आकर माँ के साथ बातें करता। जीवन सादा मगर संतुष्टि भरा था। एक दिन अनिल की पत्नी, जिसकी बहन का रिश्ता भोला के साथ तय हुआ था, वो रिश्ता तोड़ने के लिए आ गई। कहने लगी, जमीन के कारण ही हमने रिश्ता किया था, अब जब जमीन ही नहीं रही तो रिश्ता करने का क्या फायदा। ये बात सुनकर भोला चुप सा हो गया। माँ के चेहरे पर दुख के साए फैल गए। अनिल की पत्नी ने तुरंत पंचायत को बुलवा लिया और कहा, रिश्ता मैं पूरे गांव के सामने तोड़ूंगी। पूरा गांव जमा हो गया। मुखिया जी ने सबके सामने कहा कि ये फैसला अब अनिल की पत्नी के हाथ में है, अगर वो चाहे तो रिश्ता करे, वरना खत्म कर दिया जाए। लोग आपस में बातें करने लगे। कोई कहता भोला तो पागल है, कोई कहता ये उसकी माँ का दुर्भाग्य है। आशा खामोश बैठी रही। मुखिया जी ने अनिल की पत्नी से कहा, तुम्हारा क्या फैसला है। वो बोली कि ये पागल अपनी पत्नी को खुश नहीं रख सकता। पहले तो इस पागल के पास ज़मीन थी, अब वो भी नहीं रही। कल को जब माँ मर जाएगी तो ये क्या करेगा। हम अपने घर की बेटी को भूखा मरने नहीं भेज सकते। ये सुनकर माँ की आंखों से आंसू बहने लगे। भोला ने एक नज़र माँ की ओर देखा और सर झुका लिया। पंचायत के सब लोग खामोश हो गए। आखिर में मुखिया जी ने कहा कि फैसला वही ठीक होता है जो समय के साथ सही हो। अनिल की पत्नी को अधिकार है कि वो रिश्ता रखे या तोड़ दे। भोला माँ का हाथ पकड़कर चुपचाप उठा और घर वापस आ गया। आशा रास्ते में कुछ न बोली, बस उसके आंसू गालों पर बहते रहे। मगर जैसे ही वो लोग घर पहुंचे तो हैरान रह गए। वहां पर कुछ लोग खड़े थे जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में आए थे। ये सब कौन है भोला, यहाँ क्यों खड़े हैं। तो भोला उन लोगों की ओर बढ़ गया। तभी सूट बूट पहने एक आदमी आशा के सामने आया और कहने लगा, क्या सुरेंद्र जी की पत्नी आशा जी आप ही हैं। आशा ने सर हिला दिया और पूछा, आप लोग कौन हो, कौन है। तो वो आदमी कहने लगा, हम बैंक से आए हैं। सुरेंद्र जी का अकाउंट हमारे ही बैंक में था। उनके स्वर्गवास के बाद जब उनके तीनों बेटे अकाउंट बंद करवाने आए तो उन्होंने सेविंग अकाउंट के सारे पैसे तो निकाल लिए, मगर सुरेंद्र जी के कुछ शेयर्स भी हमारे बैंक में रखे थे जो सिर्फ आपके नाम पर ही ट्रांसफ़र हो सकते हैं। आपको जानकर खुशी होगी कि 30 साल पहले लिए गए वो शेयर्स आज करोड़ों रुपए का मूल्य रखते हैं। हम आपको वही शेयर्स देने आए थे। आशा को याद आया, एक बार बहुत पहले जब उसका पति फसल बेचने शहर गया था तो उसने आकर बताया था कि उसने बैंक में अकाउंट खोल लिया है और किसी भले आदमी में उसके भविष्य की सुरक्षा के लिए कुछ शेयर्स उसको खरीदवा दिए थे। पर आशा को तो कभी उनका विचार ही नहीं आया था। उस आदमी ने आशा जी का अकाउंट भी अपने बैंक में खोल दिया और सारे शेयर उनके नाम करने लगा। तब आशा ने कहा, ये सारी पूंजी मेरे बाद सिर्फ मेरे बेटे भोला को मिलनी चाहिए। मैं अभी ये लिख कर देना चाहती हूँ। सारी कार्रवाई के बाद आशा ने बैंक के मैनेजर का धन्यवाद किया, उसे चाय पानी करार खूब आवभगत की। तब तक पूरे गांव में ये बात फैल चुकी थी कि भोला की माँ के पास बहुत पैसा आ गया है। बाकी तीनों बेटों को पता चला तो वो भी दौड़े दौड़े माँ के पास चले आए। लेकिन अब की बार भोला ने डंडा उठा लिया और दरवाजे पर खड़ा हो गया कि ये सिर्फ मेरी माँ है और तुम लोगों ने पूरी पंचायत के सामने कागज़ पर हस्ताक्षर किए हैं और मेरे हिस्से की ज़मीन के बदले तुमने माँ को मुझे दिया था। खबरदार, अगर तुमने मेरी माँ पर अधिकार जताने की कोशिश की या उसे अपनी माँ भी कहा तो सबके सब निकल जाओ यहाँ से। ये घर और ये माँ दोनों सिर्फ मेरे हैं। भाइयों को बस न चला तो उन्होंने पंचायत बिठा ली, लेकिन पंचायत वालों ने इस बार उन्हें ही बातें सुना दी थीं और कहने लगे, तब तुम्हें ज़रा एहसास नहीं हुआ जब तुमने अपनी माँ को ज़मीन के बदले में भोला को दे दिया था, तब उसकी संपत्ति देकर क्यों इतने हड़बड़ा रहे हो। तुम सब लोग यहाँ से चले जाओ और भोला को उसकी माँ के पास रहने दो। अब आशा के पास जो कुछ भी है उस पर सिर्फ भोला का अधिकार है। भाई अपना मुंह लेकर वापस चले गए। अब तो अनिल की पत्नी को भी एहसास हो गया था कि उसने फैसला लेने में बहुत जल्दी कर दी। उसने दोबारा रिश्ता करने की कोशिश की, मगर अब की बार भोला ने इनकार कर दिया और कहने लगा, तुम लोगों ने मेरी माँ को रुलाया है, इसलिए अब मुझे किसी से शादी नहीं करनी और ना ही मुझे अपनी ज़िंदगी में किसी की ज़रूरत है। मैं और मेरी माँ दोनों एक दूसरे के लिए काफ़ी हैं। आशा तो भगवान का धन्यवाद करते नहीं थक रही थी, जिसने उसे इतना अच्छा बेटा दे दिया था। पूरे गांव वाले भी भोला की तारीफ़ें कर रहे थे और कह रहे थे कि उसने अपनी माँ को चुना, इसलिए भगवान ने उसे इतना बड़ा इनाम दे दिया है। ज़रा सी ज़मीन के बदले उसे करोड़ों रुपए मिल गए।
भोला ने अपनी माँ के नाम पर खूब दान किया और फिर दोनों मिलकर हंसी खुशी रहने लगे। जब एक दिन गांव का मुखिया अपनी बेटी का रिश्ता लेकर भोला की माँ के पास आ गया, कहने लगा, मेरी बेटी को आप जैसी माँ की ज़रूरत है, जो उसे बहुत प्यार करे, और आपके बेटे से बढ़कर मेरी बेटी के लिए कोई भी अच्छा जीवन साथी नहीं होगा। आशा हिचकिचाने लगी और कहने लगी, लेकिन मेरे बेटे का दिमाग पूरी तरह ठीक नहीं है। तब मुखिया कहने लगा, उसी का दिमाग तो सबसे ज़्यादा ठीक है। जहाँ पर कोई भी अपने माँ बाप को नहीं पहचानता, उनकी कदर नहीं करता, इस बच्चे ने अपनी माँ को सही सम्मान दिया है, जिसका इनाम भी भगवान ने उसे दे दिया है। मेरी बेटी के लिए आपके बेटे से अच्छा कोई भी रिश्ता नहीं मिल सकता, इसलिए बिना किसी हिचकिचाहट के इस रिश्ते को स्वीकार कर लीजिए। ये मेरा सौभाग्य होगा। अगर आप इनकार कर देंगी तो मुझे लगेगा जैसे मेरी बेटी इस लायक नहीं है कि आपकी बेटी बन सके। आशा उनकी बात सुनकर हैरान रह गई थी, मगर खुशी के मारे तुरंत ये रिश्ता स्वीकार कर लिया। मुखिया की बेटी को उन्होंने देख रखा था, वो बहुत सुंदर थी और पढ़ी लिखी भी थी। अगर उनके बेटे के साथ उसकी शादी हो जाती तो भोला की ज़िंदगी संवर जाती। वो जो हमेशा भोला के भविष्य को लेकर चिंतित रहती थी, अब संतुष्ट हो चुकी थी। उनकी सारी चिंताएं अब दूर हो चुकी थीं। अब अगर वो आंखें बंद भी कर लेती तो उन्हें संतोष था कि भोला के जीवन में ऐसी लड़की है जो हर कदम पर उसका साथ देगी, उसे संभाल लेगी, और अगर कोई भोला को धोखा देने की कोशिश करेगा तो वो उसे भी मुंह तोड़ जवाब देगी। कुछ ही समय में भोला की शादी मुखर्जी की बेटी से हो गई। भाई और भाभियां भी शादी में आए थे और बहुत पछता रहे थे। उन्हें इस बात का एहसास हो गया था कि भोला इनका बहुत अच्छा भाई था, जिसे बिना किसी लालच के उन सब से प्यार था, मगर उन्होंने अपने स्वार्थ में उसे अकेला छोड़ दिया था। लेकिन भगवान ने उसे अकेला नहीं छोड़ा था। आज भोला की पत्नी सबसे ज़्यादा सुंदर, पढ़ी लिखी और समझदार थी और अमीर परिवार से थी। भोला के पास माँ भी थी और माँ की ढेरों दौलत भी थी, जबकि वो लोग सिर्फ रुपया पैसा लेकर यहाँ से निकल गए थे। कारोबार कर लिया था, लेकिन माँ के आशीर्वाद से दूर थे। माँ का दिल दुखा कर आए थे, इसलिए कभी उन्नति नहीं कर सके। अब गांव में गुजारा हुआ समय याद आता, माँ बाप याद आते, लेकिन अब पछतावे के सिवा उनके लिए कुछ भी नहीं बचा था। वो जितना पछतावा करते उतना ही कम था। सच में माँ बाप से बड़ी इस दुनिया में कोई दौलत नहीं होती। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी एक और मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।